कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। पिछले एक सप्ताह से तो आपको कोई वीडियो मिल नहीं रहा है। आपकी बार मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा बोर्ड पे आके आपसे मिला जाए, आपसे इंटरेक्ट किया जाए। काफ़ी दिनों से हम लोग एक सिंपल फॉर्मेट में चलने की कोशिश कर रहे थे, अपने पास कोई सिस्टम नहीं था उपलब्ध, तो हाथ से लिख करके और वो कॉपी पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। बोर्ड मंगाए हैं, लॉकडाउन में तो बहुत परेशानी हुई है, आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत डिले हो गया है। जैसे जैसी जैसा कंडीशन है उसी कंडीशन में आपको पढ़ना है और इसी में आपको बेहतर करना है। अगर आप रुक जाते हैं तो फिर क्या होगा, आप थोड़ा वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो आज से हम लोग एक नया सिस्टम भी ट्वेल्थ का, नया चैप्टर भी ट्वेल्थ का स्टार्ट करने वाले हैं, इको सिस्टम। और उसके साथ साथ जो आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, 11th का सिलेबस आप लोग कर गए हैं और जो इस साल नीट देने वाले हैं, जो अपने पुराने स्टूडेंट हैं, उनका भी कॉल लगातार आ रहा है, उनको भी परेशानी हो रही है। कुछ लोग कोटा से लौट के आ गए हैं, नहीं कुछ अपने स्टूडेंट जो यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये सब लोग लौट के आ गए हैं। अब क्या है कि इनको प्रिपरेशन में परेशानी हो रही है, तो हम अब सेल चैप्टर से, 11th का है, सेल चैप्टर से क्वेश्चन कराना, कुछ प्रोबेबल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स के हो सकते हैं, कुछ नया क्वेश्चन हो सकता है। तो रोज क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चन का एक सेट देंगे और आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। वो क्या होगा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देंगे और उसके अगल बगल के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी कवर करेंगे। तो ये अलग से चलेगा, नीट के लिए अलग से चलेगा और आपका 12th का जो चैप्टर है वो अलग से चलेगा। हम लोग आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से देखोगे तो ये 12th का चैप्टर नंबर 14 है। इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे, इको सिस्टम। हिंदी वाले लोग इसी को पारितंत्र बोल सकते हैं, पारितंत्र। तो कोई भी चैप्टर जब हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं और तब फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर इकोसिस्टम के सिलेबस को देखो तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ शब्दावलियां हैं। हम लोग पहले उन टर्म्स को कवर करेंगे। इसके बाद से अगला जो है वो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से घटक हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें बनता है कि इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के प्रकार देखेंगे। और क्या करेंगे, और हमारा सिलेबस क्या है, तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन सा होता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये आपका सिलेबस है जो हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है। अब एक एक करके स्टार्ट किया जाए। आज हमारा टारगेट रहेगा कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इकोसिस्टम को समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो ये जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, यहां से क्वेश्चन किया गया है कि इकोसिस्टम, ये टर्म या वर्ड दिया किस साइंटिस्ट ने था। तो टैंसले, टैंसले नाम का एक साइंटिस्ट था, ये नाम आप याद कर लीजिएगा। इस टैंसले ने इकोसिस्टम वर्ड दिया था, इसी ने इस वर्ड को पॉपुलर किया था। क्वेश्चन ये है कि इकोसिस्टम आप कहेंगे किसको। तो देखना, कोई एक एरिया हम लोग ले लेते हैं। अब ये एरिया छोटा भी हो सकता है, एक छोटा ड्रॉप जैसा एरिया भी हो सकता है, और एरिया बहुत बड़ा भी हो सकता है। कोई फॉरेस्ट हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है, यहां तक कि सी भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है। नहीं, तो कोई एक एरिया ले लेते हैं। इस एरिया के अंदर में दो तरह की चीजें होंगी, कुछ बायोटिक कंपोनेंट होंगे और कुछ एबायोटिक कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट, जैव, इनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जैव नहीं, जिनमें जीवन है, और दूसरा एबायोटिक या अजैव। ये पिछले चैप्टर में आपको वर्ड बताया हुआ है।
एक एरिया में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं, इन दोनों को मिला के एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। अब क्या है कि इसमें कुछ शर्त है, नहीं, एक एरिया के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग बोल रहे हैं कि मिल करके इकोसिस्टम बनता है। तो इसमें शर्त क्या है, तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, जो जैव घटक हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, मतलब इनका एक दूसरे से अंतर क्रिया होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है। कैसे कैसे इंटर रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, ये आपको पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में कवर कराया है। अब क्या है कि एक तो हुआ कि भाई ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, आपको याद रखना है। सेकंड, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो होता है, मतलब कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का क्या होता रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। ये इकोसिस्टम का एक कैरेक्टर या लक्षण है। तो आप बोलेंगे भाई एनर्जी फ्लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, अब वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो मतलब ये हुआ कि सनलाइट का यूज करके प्लांट अपना फूड बनाता है, अपना भोजन बनाता है, और फिर इस प्लांट को एनिमल खाता है, नहीं, एनिमल इस प्लांट का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी था, वो ऊर्जा जो थी, वो कहां से आई, सन से प्लांट में, और फिर उस ऊर्जा का ट्रांसफर कहां हो गया, एनिमल को हो गया। तो किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है या एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये कैरेक्टर है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब क्या है कि इकोसिस्टम में हमने दो बात तो बता दिया आपको। इकोसिस्टम से एक तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इकोसिस्टम इकोलॉजी का या बोलो नेचर का, प्रकृति का क्या होता है, यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि नेचर का, इकोलॉजी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखें कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया, हमने बताया कि इकोसिस्टम क्या है, तो एरिया में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिनमें कि जो जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जो नॉन लिविंग मैटर हैं उनसे भी इंटरेक्शन करते हैं, और इनमें क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है, जिस पूरे सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम नेचर या इकोलॉजी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये कवर हो गया आपका। अब चलिए कुछ और भी टर्म है इकोसिस्टम से जुड़े हुए जिनको आपको कवर करना है। अब वो कौन से टर्म है, अब देखो, अब इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट हैं, लिविंग इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट हैं, उन लिविंग कंपोनेंट के लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट हैं उनके लिए वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं बायोटिक कम्युनिटी। आपसे क्वेश्चन करेगा बायोटिक कम्युनिटी या सिंपली कम्युनिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट हैं, इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म या जीव किसी इकोसिस्टम में होते हैं, चाहे वो किसी भी स्पीसीज के हों, उन सब को मिला के एक साथ हम लोग बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। इसी के लिए हिंदी में वर्ड यूज करते हैं जैव समुदाय, जैव समुदाय। तो ये टर्म भी आपको क्लियर हुआ कि कम्युनिटी क्या है। कुछ और टर्म हम लोग देखेंगे, जैसे एक टर्म यूज किया जाता है बायोम, इसको हिंदी में जीवोम भी बोलते हैं, बायोम या जीवोम। नहीं तो ये बायोम या जीवोम क्या है, तो बायोम या जीवोम इकोसिस्टम का ही एक बड़ा रूप है। किसी क्लाइमेटिक जोन में, एक जलवायु क्षेत्र में, क्लाइमेटिक जोन बहुत बड़ा जोन होता है, तो एक क्लाइमेटिक जोन में जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जिनमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग बायोम बोलते हैं। फिर से एक बार, जैसे मान लो पूरा एक हिमालयन रेंज है, हिमालय का पूरा एक क्षेत्र है, नहीं तो उसमें जो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग हैं उन सब को मिला करके तो एक साथ क्या बोलेंगे, उस हिमालय का बायोम बोलेंगे। ये क्लियर हुआ बायोम।
अब एक और टर्म बायोम से जुड़ा हुआ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। नहीं, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया गया कि इकोटोन क्या होता है। तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि ये ए नाम का एक बायोम है, एक बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ा ज्योग्राफिकल या क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें क्या है, ढेर सारे लिविंग नॉन लिविंग है और आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसको हमने बायोम ए नाम दिया है। अब क्या है कि एक दूसरा बायोम है बायोम बी। नहीं, तो मान लो कि अगर दोनों सटे सटे से हैं तो कोई ऐसा लाइन सीधा नहीं होता है जो डिवाइड कर दे कि यहां से बायोम बी है और यहां से बायोम ए है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि एक बड़ा सा, मान लो कि पृथ्वी का अर्थ का एक बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा एक भाग है, जिसमें क्या है, तो अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम है या बायोम है। तो दोनों के बीच में, दोनों एरिया के बीच में कुछ एरिया ऐसा होता है, दोनों बायोम के बीच का कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर कि दोनों ही बायोम के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इस एरिया में जो आप देखेंगे तो यहां पर ए वाले भी कुछ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और बी वाले भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जीव मिलेंगे। नहीं, इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों के बीच का जो एरिया है, यह एक ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है। इस ट्रांजिशन जोन को ही, दो इकोसिस्टम के बीच के ट्रांजिशन जोन को ही इकोटोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, नहीं, कि इकोटोन होता क्या है। तो आप बोलेंगे कि दो इकोसिस्टम के, किसी भी दो इकोसिस्टम के जो अगल बगल वाले हैं, उनके बीच के ट्रांजिशन जोन को इकोटोन कहा जाता है। क्लियर हुआ ये बात? लास्ट वर्ड हमारा है, लास्ट टर्म जो हम लोग को कवर करना है यहां पर, वह है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर क्या होता है? नहीं, तो ये सबसे बड़ा, ये इकोलॉजी का सबसे बड़ा यूनिट है बायोस्फीयर। मास्टर होता क्या है? तो इस अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर तीन पार्ट हैं, तीन भागों में हम लोग अर्थ को रखते हैं। नहीं, क्या क्या है? तो अर्थ के ऊपर में जितना भी गैस वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वायुमंडल या एटमोस्फियर। वायुमंडल या एटमोस्फियर। सेकंड हो गया, सेकंड जो है, मान लो कि यहां पे जो लैंड एरिया है, जैसे इंडिया वाला एरिया है, बाकी सारा जो वर्ल्ड एरिया है, जो भूमि वाला एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। नहीं, और जो वाटर वाला एरिया है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जरा देखो तो, एटमोस्फियर वायुमंडल, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, और हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, जल मंडल। तो जो एटमोस्फियर है तो बहुत ऊंचा है, 1000 किलोमीटर तक ऊंचा है। नहीं, तो क्या होता है कि पूरे एटमोस्फियर में तो जीव नहीं पाते हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, एटमोस्फियर के एक बड़े भाग में, निचले भाग में ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, जीव पाए जाते हैं। तो एटमोस्फियर के कुछ भाग में ऑर्गेनिज्म पाए गए। ऐसे ही जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल वाला भाग है, वहां भी हर जगह तो नहीं पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, सरफेस पर पाए जाते हैं, अर्थ के कुछ गहराई तक पाए जाते हैं, बाकी भाग में नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे ही हाइड्रोस्फीयर का भी कुछ भाग है जहां पर कि जीव पाए जाते हैं, और क्या है, बाकी बड़े भाग में नहीं, जैसे ओशन के बीच वाले भाग में या बहुत गहराई में ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। तो जरा समझना, कुछ एटमोस्फेयर का पार्ट, कुछ लिथोस्फीयर का पार्ट और कुछ हाइड्रोस्फीयर के पार्ट में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के जिस पार्ट में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन सब को मिला करके बायोस्फीयर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बायोस्फीयर क्या है, तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी का या अर्थ का वह भाग जहां पर ऑर्गेनिज्म या जीव पाए जाते हैं, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। क्लियर हुआ ये? तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थे जिनका हम यूज करेंगे। आज कई दिनों के बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं नया चैप्टर। अभी थोड़ी देर में ये आपको मिल जाएगा, वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। उसके बाद से नीट के लिए भी आप लोग प्रिपेयर होइए। नीट के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक सेट जो है वो डेली डिलीवर करेंगे। छोटा छोटा ही होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन उसको डिटेल में कवर करेंगे तो क्वेश्चन का नंबर कम होगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा। चलिए मिलते हैं फिर, तो थैंक यू।